आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हुमाना गुप्ता और मेरे साथ जुड़ गए हैं विराग गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं। इनको आपने मेरे शो राष्ट्र की बात में भी अपनी राय रखते देखा होगा। विराग जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। विराग जी, आज महाराष्ट्र में माहौल गर्म हो गया है क्योंकि अब जो एकनाथ शिंदे का बागी गुट है, वहां से खबर आ रही है कि वो एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अगर शिंदे गुट 38 एमएलए के साथ एक नई पार्टी बनाता है तो उसका कानूनी दर्जा क्या रहेगा? क्योंकि जो ठाकरे का गुट है उसका ये कहना है कि अब नई पार्टी आप नहीं बना सकते क्योंकि दल बदल कानून के तहत उसको मान्यता नहीं मिलेगी। देखिए, दो बातें एक साथ चल रही हैं। एक बात ये चल रही है कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी दी है उस पर डिप्टी स्पीकर अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू करके जवाब मांगा है। और दूसरी, इन्होंने एक नई पार्टी की जो अनऑफिशियल घोषणा की है। और तीसरी एक और बात जो सुनने में आ रही है कि अल्पमत की सरकार होने के बारे में एक नोटिस या एक उन्होंने भाजपा वालों ने बात की है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। तो तीन बातें एक साथ विधानसभा के फ्लोर में आएंगी और जिसके जो रेगुलेटर्स हैं, जो उसमें एम्पायर हैं, वो तीन हैं। एक एम्पायर है चुनाव आयोग, एक एम्पायर है डिप्टी स्पीकर और एक एम्पायर है गवर्नर। अब सवाल इस बात का है कि पहले किस चीज का फैसला होगा और उस चीज के फैसले से दूसरी चीज कैसे प्रभावित होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में एक उन्होंने जो अर्जी दी है, तो मेरे हिसाब से उसका वर्तमान में संवैधानिक और कानूनी औचित्य नहीं है। क्योंकि जब तक डिफेक्शन के लिए ये बताना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उन्होंने पार्टी का जो विप था उसको नहीं माना और पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करना या पार्टी के खिलाफ बोलना, ये दोनों बातें उस दायरे में नहीं आती हैं। अगर 10th शेड्यूल के प्रावधान को देखा जाए तो उसमें यह साबित करना जरूरी है कि इन्होंने पार्टी विरोधी काम औपचारिक तौर पर किया है, उसके बगैर उन्हें डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल होगा। उसमें एक दूसरा तरीका यह है कि पार्टी विरोधी काम है और पार्टी उनको अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर दे, तो उसके बाद वो एंटी डिफेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो यह एक खेल चलता है जिसमें पार्टियां बर्खास्त करना नहीं चाहती हैं और सामने वाले को डिस्क्वालीफाई करना चाहती हैं। दोनों चीजें संभव नहीं है। अब हम दूसरी बात आते हैं कि जो नई आपसे जी दूसरी पर आप आ जाइएगा, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर ने जो नोटिस दिया है उसमें कहा है कि आप सोमवार तक हमारे इस नोटिस का जवाब दीजिए। और लगता नहीं है कि सोमवार तक जो एमएलएज हैं, बागी एमएलएज, वो मुंबई आएंगे। और अगर नोटिस के जब ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर बागी गुट के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाता है ना? नहीं, देखिए, उसमें सामान्यतः ऐसा होता है कि जो जवाब मांगा है उस जवाब को राइटिंग में भी दे सकते हैं। जो संविधान के हिसाब से जो नेचुरल जस्टिस की जो प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया सामान्यतः जो होती है, एक शोकॉज नोटिस होती है, उसका जवाब होता है, जवाब के बाद पर्सनल हियरिंग होती है और पर्सनल हियरिंग के बाद में एक डिटेल्ड एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर पास करने के लिए वो लोग जो हैं वो एक अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग सकते हैं कि उन्हें समय दिया जाए, और उसके बगैर मुश्किल है कि एक रीजन ऑर्डर पास किया जा सके। और इसमें ये भी पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने फैसला दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है और जो स्पीकर्स का रोल है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। और उसमें सलाह दी गई है कि संसद इस बारे में कानून बना करके ट्राइब्यूनल बनाए, उस ट्राइब्यूनल को फॉर्मर जजेज उसको हेड करें, जिससे कि इस बारे में एक सही तरीके से, विवेक सम्मत तरीके से, समयबद्ध तरीके से फैसला हो सके। तो जो बागी गुट के विधायक हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जवाब भी दे सकते हैं या जवाब दायर करने के लिए समय मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आप दूसरे एस्पेक्ट पे आप आ जाइए। तो दूसरी चीज ये है कि जो बागी गुट है, और अगर वो अपने बागी गुट की मान्यता चाहता है तो उसमें 2 बातें हैं, 3 बातें। पहला कि क्या वो अपने आप को असली शिवसेना क्लेम कर रहे हैं, जैसा अभी कुछ दिनों पहले तक था, वो एक अलग कहानी है। दूसरा, क्या वो अपने आप को बागी गुट बता करके एक नए दल के तौर पर मान्यता चाह रहे हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि क्या एक गुट के नाते वो भाजपा में अपना मर्जर करना चाह रहे हैं,
ये एक तीसरी बात है। और हर तीनों बातों में अलग अलग प्रकार की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन उसमें बेसिक चीज यह जरूरी है कि वो 2/3 लोगों को मान्यता दी जाए डिप्टी स्पीकर के द्वारा। इसलिए उसकी मान्यता के बगैर उनके गुट का कानूनी औचित्य नहीं है। और यहां पर अगर डिप्टी स्पीकर उनके गुट को कानूनी मान्यता नहीं देते हैं तो उस स्थिति में भी वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और उसमें एक और भी, जैसा मैंने पहले बताया था कि वहां पर स्पीकर रेगुलर नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर के रोल को खत्म करने के लिए नए स्पीकर की नियुक्ति तुरंत हो सकती है और नए स्पीकर का चुनाव विधानसभा के नए सत्र में सबसे शुरुआती एजेंडा के तहत हो सकता है। उसके लिए पुराने डिप्टी स्पीकर को हटाने की जरूरत भी नहीं है। और जब नए स्पीकर आ जाएंगे तो नए स्पीकर के साथ ही डिप्टी स्पीकर का रोल पूरा खत्म हो जाएगा और नए स्पीकर के लिए मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए चाहिए। तो यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि जब अल्पमत के बारे में बात हो रही है और भाजपा बोल रही है कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है, और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए व्हिप का उल्लंघन होना जरूरी है, और तीसरे नंबर पर जो बागी गुट है उसकी मान्यता के लिए। तो सारी बातों का दारोमदार इस बात पे है कि विधानसभा का सत्र कब और कैसे आयोजित किया जाएगा। ओके, अच्छा, दल बदल कानून में क्या ये प्रावधान है कि 2/3 विधायक अगर किसी पार्टी से अलग होते हैं तो वो अपना अलग दल बना सकें? क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि, और शिवसेना के जो ठाकरे गुट हैं उसकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है, अगर आप अलग होते हैं आपको बीजेपी में मर्जर करना पड़ेगा। आप शिवसेना में रहते हुए शिवसेना नहीं बन सकते और अलग दल नहीं बना सकते। नहीं, वो मर्जर करना एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वो खुद को शिवसेना बताते हुए 2/3 अपने आप को बताते हुए और एक अलग गुट के तौर पर चुनाव आयोग के सामने ये झगड़ा जब जाएगा तो उसमें 2 तरीके से इसका फैसला होगा। पहला कि संगठन में किसका कितना प्रतिनिधित्व है राज्य के, जिले के पार्षदों में, और दूसरा जो लेजिस्लेटिव विंग है उसमें किसका कितना बहुमत है। और इन सारी बातों के आधार पर जो वहां पर जो 1968 के जो नियम हैं उसके अनुसार पैरा 15 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार चुनाव आयोग दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर यह समझ में आता है कि दोनों पक्षों का जो क्लेम है वो बराबर है तो दोनों लोगों को अलग अलग गुट के तौर पर मान्यता देकर वर्तमान जो उनका सिंबल है वो फ्रीज हो जाएगा और दोनों को नया नाम, नया सिंबल मिल जाएगा। आगे चलकर अगर दोनों लोग मिल जाते हैं तो सिंबल रिलीज हो जाएगा, या फिर जो सिंबल है और आगे चल करके उसमें फिर लड़ाई चालू होगी। वो सब बातें कानूनी उसमें जाएंगी कि सिंबल किसे मिलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मूल शिवसेना के पास से सिंबल फ्रीज हो गया तो यह भी बागी गुट की एक बड़ी सफलता हो सकती है। ओके, और अगर ये जैसे अभी आज घोषणा आई है अनऑफिशियल की वो अलग पार्टी बना सकते हैं जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहब ठाकरे, तो इसको क्या दल बदल कानून के तहत छूट मिल सकती है? नहीं, देखिए, जब दल बदल कानून नहीं था तब पहली बार 1968 में कांग्रेस में जब विभाजन हुआ था, जब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस इंदिरा वाली बात आई थी, उस जमाने से चुनाव आयोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करता आ रहा है। और कई बार जो अलग हुआ गुट है, जैसे जनता पार्टी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जनता पार्टी से कितने सारे पार्टियां अलग हुई और वो मेन स्ट्रीम की पार्टियां बन गई। तो आने वाले समय में वो अभी पिछले दिनों भी 3-4 पार्टियों के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, AIDMK के बारे में, रामविलास पासवान की जो जनशक्ति पार्टी है, उन सारी पार्टियों में विवाद हुआ। तो वो विवाद लंबा चलेगा, उस विवाद का फैसला कब तक होगा। लेकिन अगर इस बीच में 2/3 विधायकों को अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल गई तो उसकी वजह से जो सत्ता का जो समीकरण है वो बदल जाएगा। तो 2 अलग अलग बातें हैं, पहला कि पार्टी पर कब्जा किसका होगा और दूसरा सरकार पर कैसे, नई सरकार का गठन कैसे होगा। 2 अलग अलग पॉइंट हैं, दोनों पर अलग अलग तरीके की कानूनी दांवपेच और लड़ाई होगी। ओके, आखिरी सवाल विराग जी, क्योंकि कई जगह से महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि बागी एमएलए के ऑफिसेज पर, उनके घरों पर शिव सैनिक जो है वो हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अलर्ट है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है
तो राज्यपाल स्टेप इन कर सकते हैं? हाँ, देखिए, संविधान में पहले नंबर पर ये राज्यपाल को और केंद्र सरकार को भी अधिकार है कि वो राज्य सरकार को एक चेतावनी दे सकते हैं कि वो जो इस तरीके की विरोधियों पर जो हमले हो रहे हैं या अराजकता हो रही है, और अगर किसी तरीके की है तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए एक वार्निंग हो। और दूसरे नंबर पर जो संवैधानिक व्यवस्था विफल होने के दो बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि क्या पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया है, और दूसरा, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ हो रही है। इन दोनों स्थितियों पर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि जो बहुमत का फैसला या उसकी जो उनकी जो नई पुरानी सरकार के बारे में कोई भी फैसला है वो विधानसभा के पटल में होना चाहिए। यहाँ पर आकर फिर एक बात फंसती है कि क्या ये सरकार विधानसभा को भंग करने का कोई प्रस्ताव दे सकती है, अल्पमत की अगर सरकार है। दूसरा, क्या सरकार विधानसभा का सत्र बुला सकती है। तीसरा, सरकार सत्र नहीं बुलाना चाहे और सरकार की अनुशंसा के बगैर क्या राज्यपाल इस सत्र को बुला सकते हैं। ये तीन अलग अलग बिंदु हैं। ओके, बहुत धन्यवाद विराग जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। चलिए, आई विल बी इन टच अगेन देन। जी जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।